हे फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल और आज मैं बात करने वाला हूं इस एक्सप्लेनेशन में प्रोटेक्टर सीजन 4, जो कि प्रोटेक्टर की सीरीज का एक फाइनल सीजन है। यानी इसके बाद हमें इस सीरीज का और कोई टॉर्चर झेलना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और रही बात इसके रिव्यू की, तो मैंने जैसे इसके सीजन 3 को लेकर कहा था, सीजन 4 को भी लेकर मेरी राय यही है कि ये एक टोटल टाइम वेस्ट शो है, जिसके पूरे एपिसोड्स को देखकर आपको आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो मैंने किया है। अब जबकि मैं इस पूरी के पूरी सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो एक फाइनल सीरीज भी एक्सप्लेन करनी तो बनती ही है, ताकि आपको कम से कम समय में पूरे के पूरे प्रोटेक्टर का यूनिवर्स काफी आसानी से समझ आ जाए। और इसके अलावा छोटे से रिकैप की बात करें तो सीजन 3 में सारी की सारी सिचुएशन बदल गई थी, जिस वजह से इस्तानबुल के सारे लोग अब इमोर्टल बन गए हैं और इस्तानबुल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। और अब उसके आगे की सिचुएशन में हमें क्या देखने मिलेगा, वही सारी की सारी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। यानी वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है, जिसका मतलब साफ है कि अगर आपने इसके कोई भी बाकी के सीजन नहीं देखे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो को स्किप कर देना चाहिए। तो चलिए अब आते हैं प्रोटेक्टर के फाइनल सीजन की पूरी के पूरी एक्सप्लेनेशन पर। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, अब कहानी पर आ जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस्तानबुल की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, क्योंकि पूरे के पूरे शहर में अब इमोर्टल्स का राज है, जो बिल्कुल भी मरेंगे नहीं। और इसी के चलते सिस्टम भी उन इमोर्टल्स के आगे हार मान चुका है और शहर में रह रहे काफी सारे सिविलियंस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, जिनमें से हमें शो के स्टार्ट में ऐसे ही 2 सिविलियंस दिखाए जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर उन दोनों को मार दिया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि नया इस्तानबुल फैजल, ज़ैनब और निशान के अंडर कैसा है, जिसे हम वजीर के नाम से भी जानते हैं। और अब रही बात मुहाफिज यानी कि हकान की, तो लास्ट टाइम जब हमें हकान का कैरेक्टर दिखाया गया था इसके सीजन 3 में, तो काफी सारे इमोर्टल्स हकान के पीछे पड़े थे, जिनसे वो अपनी जान को छुड़ाकर पानी में कूदता है और चाबी उसे सीधे बीते कल में ले जाती है, जिसका ईयर है 1949 का, जिस ईयर में हकान नहीं बल्कि हारून मुहाफिज था, जिसने अपने हाथों से वैलेरिया को मारा था, जो कि वजीर भी है और प्रेजेंट की टाइमलाइन की निशान भी। और इसी के चलते अब निशान यानी कि वजीर अपने इस मकसद को पूरा करना चाहती है, जो कि सिंपल है, पूरे इस्तानबुल पर कब्जा, सभी आम लोगों को इमोर्टल बनाकर। और अब इस इमोर्टल के कॉन्सेप्ट को समझे कि उनका मकसद इस्तानबुल को बर्बाद क्यों करना है। बल्कि उसका सिंपल सा मीनिंग है, डार्क फोर्स ये चाहती है, यानी कि शैतान ये चाहते हैं कि उनका कब्जा पूरे के पूरे इस्तानबुल पर रहे। इसीलिए इमोर्टल्स में सबसे पहली इमोर्टल वजीर को ही चुना गया था, जो कि बीते कल में वजीर के साथ साथ वैलिएंट भी है और प्रेजेंट की टाइमलाइन में अभी मैंने आपको बताया निशान। तो जब ये कैरेक्टर प्रेजेंट में होगा तो मैं इसे निशान कहूंगा, और पास्ट में होगी तो वैलिएंट, और इसके अलावा जब वो वजीर बनेगी तो मैं उसे वजीर ही कहूंगा। इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। खैर, तो आते हैं फिर से सीरीज पर, जहाँ पर हकान के दोस्त उसे अपने साथ एक सीक्रेट लोकेशन पर ले गए हैं, जहाँ जाते के साथ में ही सामी सबसे पहले हकान के हाथ से उस चाबी को निकालने की कोशिश करता है, जो उसे ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि कोई भी आम इंसान उस चाबी को ऐसे ही नहीं छू सकता। और अब बात कर ले हकान की, जैसे कि मैंने आपको बताया, हकान सीधे बीते कल में चला गया है, जहाँ से वो फिर से काफी अच्छी शुरुआत कर सकता है, यानी कि इमोर्टल्स की वो तैयारी जो उन लोगों ने 1459 में की थी, पूरे इस्तानबुल को बर्बाद करने की। और वहीं से वजीर अपने मकसद में भी काफी ज्यादा खरी हो गई थी, क्योंकि उसे हारून ने धोखा देकर मार दिया था, जिसके बाद वो जैसे ही उठी तो उसने सारे के सारे इमोर्टल्स से अपने कनेक्शन को तोड़ दिया और एक अलग ही मिशन पर चली गई, जिस मिशन पर वो आज जाकर सक्सेस है और पूरा इस्तानबुल बर्बाद। लेकिन अब वजीर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हकान, जिसके पास अब भी वो की है, जो इन सबसे सारी की सारी चीजों को फिर से पलट सकता है। और ऊपर से अब हकान टाइम ट्रेवलिंग करके पास्ट में भी जा सकता है, जिस पास में हकान हारून की बॉडी में है। और यहाँ पर वजीर यानी कि वैलिएंट उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और इवन हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि हारून की यहाँ पर एक बेटी भी है, जिसका नाम है शिरीन। और इस टाइमलाइन में हारून की वाइफ की डेथ भी हो चुकी है और हारून यहाँ पर अपने भाई अजीम के साथ रहता है, जिसके बाद वो अजीम से ही सारी की सारी डिटेल्स निकलवाता है कि इस टाइमलाइन में इमोर्टल्स है भी या नहीं, जिसके जवाब में उसे पता चलता है कि फिलहाल तो इमोर्टल जैसी कोई भी चीज नहीं है और कोई भी इमोर्टल्स की बातों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि सभी लोग वजीर के नाम से डरते हैं, खास करके सुल्तान के काफी करीबी, जिन्हें वजीर एक एक कर मार रही है। लेकिन अब इस सिचुएशन में यहाँ पर हकान हारून की बॉडी में है, जिसे पहले से ही सब कुछ पता है कि इस पुराने इस्तानबुल के टाइमलाइन में कौन वजीर है और इसके अलावा कौन कौन इमोर्टल्स है। यानी देखा जाए तो इस टाइमलाइन में वजीर के साथ साथ फैजल भी है, जो कि इस टाइमलाइन में भी काफी ज्यादा अमीर है और उसकी पहुंच भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस टाइमलाइन में फैजल का नाम फैजल नहीं बल्कि हुसराव है, जिसे देखकर हारून पूरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि हारून को यहाँ पर सुल्तान के पास पहुंचकर उन्हें ये सारी की सारी डिटेल देनी है, जिसे पहले तो वो सुल्तान के करीबी के पास जाकर बताने की कोशिश करता है। बट जैसे कि मैंने कहा, इस टाइमलाइन में लोग इमोर्टल जैसी चीज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते और वो शख्स भी बिल्कुल वैसा ही करता है। जिसके बाद उसी रात वजीर वहाँ पर पहुंचकर उस शख्स की जान ले लेती है, जिसके बाद हारून यहाँ से सीधे सबूत लेने निकल पड़ता है कि वो अब सुल्तान के पास पूरे सबूत
लेकर लौटेगा ताकि उसकी बातों पर लोगों को भरोसा हो। जिसके बाद वो यहाँ से सीधे वेलिएंट के पास जाता है और उसे अपने प्यार के झांसे में फंसाता है ताकि वो उसके पास से एक एरो ले सके जिस पर इमोर्टल्स की निशानी बनी हुई है। और आते वक्त हारून को रास्ते में उसका भाई मिलता है जो उसे पहली ही नजर में पहचान चुका था कि वो उसका भाई हारून नहीं बल्कि कोई और ही है। जिसके बाद हारून उसे सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और अजीम को अपने साथ कर लेता है। और दूसरी तरफ जब हारून वेलिएंट से मिलने जाता है तो वहाँ पर उसकी नजर हाकिम पर भी पड़ती है जो कि सीजन 1 में एक इमोर्टल साइंटिस्ट था और उसे हकान ने अपने हाथों से मारा था, जो इस टाइमलाइन में भी हाकिम है और वेलिएंट का करीबी दोस्त भी। लेकिन अब हारून को ये सारी की सारी डिटेल्स के लिए फिर से प्रेजेंट में भी आना है, जहाँ आने से पहले वो अपने भाई से सनडायल के बारे में पूछता है और उसे सीधे स्टार्ट में उसकी लोकेशन बता देता है। सनडायल गुंबद के अंदर छुपा हुआ है जिसके बारे में ज्यादा किसी लोगों को नहीं पता और यहीं से हारून के भाई ने उस पर शक किया था। जिसके बाद हारून उस पास की टाइमलाइन से प्रेजेंट में आने से पहले अपनी तलवार पर एक निशान बनाता है ताकि ऐसा कर वो पास से प्रेजेंट में काफी सारे मैसेजेस छोड़ सके। और फिर सनडायल पर कुछ कोड्स को मैच करने के बाद वो सीधे पास से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर पहुंचते के साथ में ही सिचुएशन अच्छी बिल्कुल भी नहीं रहती क्योंकि उनके उसी सीक्रेट ठिकाने पर इमोर्टल्स पहुंच जाते हैं जो किसी भी कीमत में हकान और उसके लोगों को मारना चाहते हैं। और इन्हीं सब में सबसे पहली मौत होती है बुराक की, जो हॉस्पिटल से ठीक होकर खुद की जान बचाकर इस लोकेशन पर पहुंचता है। और वहाँ पर उसकी जान और कोई नहीं बल्कि जैनब लेती है क्योंकि जैनब और आलियन दोनों ही इमोर्टल्स बन चुके हैं, यानी कि वो लोग अब डार्क की साइड है, जिसके चलते जैनब बुराक पर बिल्कुल भी मेहरबानी नहीं करती और उसे देखते के साथ में ही सीधे गोली मार देती है। लेकिन मरने से पहले वो बुराक को ऑफर करती है इमोर्टल बनने के लिए, जिसके लिए बुराक साफ साफ मना कर देता है और बदले में मिलती है उसे मौत। जो मरते वक्त भी जैनब से यही कहता है कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है, बट जैनब का इन सब पर कोई भी असर नहीं होता। और यही नहीं, जैनब हकान को भी देखकर उस पर भी गोलियां चलाती है, बट कमीज के कारण हकान को कुछ भी नहीं होता और उसके दोस्त उसे सिचुएशन से लेकर भाग जाते हैं। जिसके बाद हकान दूसरी लोकेशन पर जाकर अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाता है, प्लान उन्हीं के वापस उस बेस में जाने का जहाँ पर अब इमोर्टल का राज है, ताकि वो लोग फैजल के रूम में पहुंचकर एक सीक्रेट पोशन चुरा सके जिससे इमोर्टल को मोर्टल बनाया जा सकता है, यानी कि आम इंसान। जिसके बाद हकान और उसके दोस्त उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं भेस बदल कर, क्योंकि वहाँ पर अब इमोर्टल्स की पार्टी चल रही है। और काफी ढूंढने के बाद फैजल को पोशन मिल भी जाता है, जिसे लेकर वो जैसे ही भागने वाला होता है तो उस रूम में सीधे निशान एंटर करती है और फैजल की एंट्री से हकान को वहाँ पर पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद फैजल को एक केज में डालकर जैनब से लड़वाया जाता है, जिस फाइट के दौरान जैनब उस पूरे के पूरे पोशन को फेंक देती है। जिसके बाद फिर से हकान के दोस्त उस लोकेशन पर स्टन ग्रेनेड फेंकते हैं और फिर से हकान को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर भागने से पहले हकान उस बोतल को अपने साथ ले जाता है ताकि इससे उसे कुछ और डिटेल्स मिले। जिसके बाद उस बोतल पर उसके कारीगर का नाम लिखा होता है जिसने उस बोतल को बनवाया था। और फिर से हकान टाइम ट्रेवलिंग कर पास में जाता है इसके कारीगर का पता लगाने, ताकि इससे वो पोशन तक पहुंच सके। लेकिन इससे पहले जब हकान वहाँ से भागता है तो उसकी एक बार फिर से मुलाकात निशान से भी होती है, जिससे वो पोशन पूछने की कोशिश करता है, बट निशान उसे यही कहती है कि वो उसे कुछ भी नहीं बताएगी और अगर हकान उसे पहले की तरह फिर से मारना चाहता है तो वो शौक से उसकी जान ले ले। जिसके बाद हकान भी ऐसा नहीं करता और वहाँ से निकल जाता है। फिर तो आते हैं पास्ट में, जिस पास्ट में हकान उस कारीगर का पता अपने भाई की मदद से काफी आसानी से लगा लेता है, जहाँ पहुँचने के साथ में ही उसकी मुलाकात सीधे हकीम से होती है, जिसने चेस्ट के उस पूरे के पूरे सेट को बनवाया है। जिसके बाद हारून जैसे ही उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो बीच में वो एक बूढ़ी औरत से टकरा जाता है, जो हकान को वहाँ पर देखकर काफी जल्दी भाग जाती है, मानो जैसे वो हारून को पहचानती है। क्योंकि ये कैरेक्टर हमें आगे भी दिखता है, जब शिरीन के पैरों में चोट लग जाती है तब भी वो औरत वहाँ पर शिरीन को देख रही होती है कि उसे चोट कितनी लगी, लेकिन जैसे ही हारून और उसका भाई वहाँ पर आता है तो वो औरत वहाँ से भाग जाती है। खैर तो अब इस औरत के टॉपिक को बाद में कंटिन्यू करेंगे। खैर तो अब सीधे आते हैं हकीम और वेलिएंट पर, जहाँ पर हकीम वेलिएंट को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने मुद्दे से भटक रही है। जिसके बाद वेलिएंट उसे साफ साफ यही कहती है कि वो अपने काम से काम रखे और वो अपने मकसद से कभी नहीं भटकी है। जिसके बाद हकीम वहाँ पर उसे वो नए चेस्ट को गिफ्ट कर चला जाता है, लेकिन वो उस चेस्ट के सेट में से एक मोहरा अपने साथ ले जाता है, जिस पर बाद में नजर हारून की भी पड़ती है, जो वहाँ पर वेलिएंट और हकीम की जासूसी कर रहा था। जिसके बाद मौका देखकर वो वहाँ से निकलता है और हकीम का पीछा करता है। जिसके बाद हकीम वहाँ से सीधे जाकर फैजल यानी हुसराव से मिलता है, जिससे हकीम यही डिस्कस करता है कि वेलिएंट अपने मुद्दे से भटक गई है। जिसके बाद हारूश उसे सीधे सीधे एक नुस्खा बनवाने के लिए कहता है, यानी कि एक पोशन जिससे इमोर्टल को मोर्टल कर दिया जाता है, यानी कि आम इंसान, ताकि इसके बाद वेलिएंट खुद की ही मौत मर जाए। बट उसे बनाने के लिए फिलहाल तो हकीम ना कहता है, क्योंकि जिस पोशन को वो बनाने की बात कह रहा है वो लगभग उसके लिए इम्पॉसिबल है, जिसे बनाने के लिए अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। बट फिर भी हारूश के कहने पर हकीम उस फॉर्मूले को बनाना शुरू करता है, जिस बात को बाहर खड़े हारून ने सुन लिया है। और फिर वो यहाँ से वापस प्रेजेंट में आता है ताकि वो ये सारी की सारी डिटेल निशान को बता सके कि कैसे हारून को उस समय में यूज किया गया था वेलिएंट को मारने में, ताकि इससे वेलिएंट फिर कभी भी मुकादिमों पर भरोसा ना करे और यहाँ तक कि वो इससे अपने मकसद से भी नहीं भटकेगी। क्योंकि हारूश ने दूसरी प्लानिंग हारून को यही कही है कि अगर बात पोशन से नहीं बनी तो वो वेलिएंट को हारून से मरवाएगा। कैसे उसकी पूरी डिटेल फिलहाल तो हकान के हाथ नहीं लगी है, यानी कि आधी अधूरी जानकारी लेकर हकान सीधे प्रेजेंट में आ गया है, जो बात वो निशान को एक सीक्रेट चिट्ठी भेजकर कहता है कि वो आकर उससे मिले। बट मिलने के बाद भी निशांत
हारून की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और उससे यही कहती है कि वो पहले जाकर सबूत लाए, तब जाकर वो उसकी बातों पर भरोसा करेगी। और अब हारून इसी मकसद के लिए ओरेकल का साथ चाहता है जो पास्ट और प्रेजेंट बता सकती है। और ऐसी ही ओरेकल हाकान को तब मिली थी जब वो पास्ट में गया था, जिसने उससे यही कहा था कि कमीज और खंजर मायने नहीं रखते, असली ताकत उसके अंदर है। बट यहाँ पर आ जाए ओरेकल पर, तो फिलहाल तो ओरेकल फैजल और ज़ैनब के कब्जे में है, क्योंकि वो दोनों भी ओरेकल से हकान का पता निकलवाना चाहते हैं कि हकान है कहाँ पर। बट ओरेकल उन्हें इशारों इशारों में यही कहती है कि हकान बीती सदी में है, जिससे फैजल को यह आइडिया हो जाता है कि हकान पास में टाइम ट्रेवलिंग कर रहा है। कैसे उसका आइडिया फिलहाल तो फैजल के पास बिल्कुल भी नहीं, बट ये चीज फैजल के लिए बहुत ही ज्यादा खतरे वाली है, क्योंकि इससे ऑब्वियसली हकान प्रेजेंट को पूरी तरीके से बदल देगा अगर वो पास्ट में जीत गया तो। जिसके बाद हकान सीधे ओरेकल को मिलने चला जाता है सैमी के साथ, जहाँ पर उनकी मुठभेड़ ज़ैनब, फैजल और लियान से होती है, जिस दौरान फैजल ओरेकल को अपने साथ लेकर भाग जाता है और अब हकान के कब्जे में ज़ैनब और एलियन दोनों हैं, जिन्हें लाकर वो अपनी सीक्रेट लोकेशन पर बंद कर देता है, वो भी अलग अलग कमरे में, ताकि वो दोनों साथ में रहकर और भी ज्यादा पावरफुल ना हो। जिसके बाद हकान अपनी टीम को वार्न भी करता है कि उनमें से कोई भी उन दोनों से जाकर बात नहीं करेगा, क्योंकि हकान जब जाकर ज़ैनब से बात करता है तो ज़ैनब बस ऊपरी तौर पर इसे ये दिखाती है कि उसे सबकी परवाह है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने एक प्लानिंग कर रखी है यहाँ से भागने की। और दूसरी तरफ आलियान भी कुछ ऐसा ही कर रही है, उसने रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया है। बट हकान को उन दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, इसलिए हकान ने अपनी टीम को वार्न किया है, क्योंकि हकान ने जब अंदर ज़ैनब से बात करते वक्त उसके पिता और बुरा का नाम लिया था तो ज़ैनब के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे, जिस बारे में अब ज़ैनब को भी समझ आ गया है कि हकान उसके इन सब ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। और दूसरी तरफ फैजल जैसे ही निशान के पास पहुंचता है तो उसे वो सारी की सारी डिटेल देता है कि हकान टाइम ट्रेवलिंग कर सकता है, जिस बारे में निशान को ऑलरेडी पता है। जो बात सुनकर फैजल काफी गुस्से में आ जाता है कि निशान उसे कुछ बताती क्यों नहीं, लेकिन इन सब के बीच फैजल को ये पता चल गया है कि हकान टाइम ट्रेवलिंग उसी चाबी की मदद से कर रहा है, जिसका आइडिया शायद फैजल को है बट निशान को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि निशान यहाँ पर यही कहती है कि वो टाइम ट्रेवलिंग उस चाबी की मदद से कर कैसे सकता है। खैर तो अब आ जाते हैं सीधे पास्ट की टाइमलाइन में, जिस टाइमलाइन में हमें रुया दिखाई जाती है, जिसने चालाकी के साथ एक प्रोस्टिट्यूट को मार दिया है और अब उसकी जगह वो सुल्तान को मिलने जाएगी, जिसके लिए हाकिम ने एक पोशन बनाया है, जिस पोशन को रुया को अपने पूरे शरीर पर लगाना है, जिसे चूमने पर सुल्तान की धीरे धीरे मौत हो जाएगी, जिससे पूरा का पूरा इस्तांबुल बौखला उठेगा और इससे इमोर्टल्स को मौका मिल जाएगा पूरे के पूरे इस्तांबुल को बर्बाद करने का। लेकिन ये सारी चीजें हारूश को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, क्योंकि इन सब के लिए उसे अपनी वाइफ को सुल्तान के पास भेजना है और रुया भी इन सब से थोड़ी डरी हुई है। और दूसरी तरफ आ जाए हकान पर, तो जब रुया अपना उस पोशन लेने के लिए हकीम के पास आती है तो उस टाइम पर हारून भी वैलियंट के साथ वहाँ पर पहुँचता है अपने हाथों का इलाज करवाने के लिए, जो कि एक नाटक है। जिसके बाद हारून की नजर वहाँ पर रुया पर पड़ती है, जिसे देखते के साथ में ही वो पहचान लेता है और उसे वहाँ पर एविन नाम का शब्द भी सुनाई देता है, जो कि सुल्तान का निकनेम है। जिसके बाद हारून वहाँ पर मौका देखकर उस पोशन को यूज करने की तरकीब की चिट्ठी चुरा लेता है, जो काफी अलग लैंग्वेज में लिखी होती है, जो लैंग्वेज और कोई नहीं बल्कि हारून को उसकी छोटी बेटी शिरीन क्रैक करके देती है, क्योंकि इस लैंग्वेज को वैलियंट ने उसे सिखाया था। जिसके बाद वो यहाँ से सीधे अपने भाई की मदद से सुल्तान के महल में एक सिपाही के रूप में लग जाता है, जहाँ पर पहले तो सुल्तान का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हारून अपनी भाई की मदद से शिप यार्ड पर ब्लास्ट करवाता है। जिसके बाद जैसे ही सुल्तान उस कमरे से बाहर आते हैं तो हारून सीधे ही उन्हें सारी की सारी डिटेल देता है कि रुया ही उन्हें यहाँ पर मारने के लिए आई है, लेकिन सुल्तान के कहने पर सुल्तान के सिपाही हकान को ही पकड़ने में लग जाते हैं, जिनसे हकान खुद को बचाकर भागता है। और जैसे ही वो टाइम ट्रेवलिंग कर फिर से प्रेजेंट में आने की कोशिश करता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसके टाइम ट्रेवलिंग करने की जो की है वो अब ज़ैनब के हाथ लग चुकी है, जहाँ से ज़ैनब काफी आसानी से निकल गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ हकान के साथियों की बेवकूफी की वजह से, जिन्होंने ये सोचा कि एलियन को अगर उठाकर ज़ैनब के साथ डाल दिया जाए तो उन्हें एक मौका मिल जाएगा ज़ैनब से सच निकलवाने का, कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। बट जैसे ही एलियन को वहाँ पर ज़ैनब के साथ रखा जाता है तो ज़ैनब मौका देखकर ही एलियन को अपने हाथों से मार देती है, और जैसे ही वो तीनों अंदर आते हैं तो ज़ैनब उस जगह से काफी आसानी से भाग भी जाती है। और अब हकान सीधे सीधे पास में ट्रैप हो गया है, जहाँ पर उसे सुल्तान के लोगों ने पकड़कर सीधे जेल में डाल दिया है, जहाँ पर वैलियंट हारून से कांटेक्ट करती है पानी की मदद से, क्योंकि वैलियंट के पास ऐसी ही पावर्स है जिससे वो किसी से भी कांटेक्ट कर सकती है और किसी की भी लोकेशन का पता लगा सकती है। और अब यहाँ पर वैलियंट सीधे सीधे सारा ब्लेम हारून पर डालकर उसका साथ छोड़कर चली जाती है। जैसे ही हारून उसे वो चिट्ठी दिखाने की कोशिश करता है तो, और उसके बाद वहाँ पर फैजल भी आता है, जिसने टाइम ट्रेवलिंग कर सारी की सारी चीजें चेंज करने का जिम्मा उठा लिया है, यानी कि फैजल ने हकान को पास में ही मारने की प्लानिंग कर ली है। जिसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पर हारून का एक और भाई उससे मिलने आता है, जो उसे गद्दार कहकर बुलाता है। जिसके बाद हारून अपने उस भाई को वही सीक्रेट लेटर देता है, ये कहकर के वो ये लेटर अपने छोटे भाई अजीम को दे दे, वो सब कुछ ठीक कर देगा। इतना कहकर उसका भाई वहाँ से चला जाता है और फिर अगले दिन हकान को मारने की प्लानिंग कर ली जाती है। और दूसरी तरफ आ जाए प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में चाबी ज़ैनब ने फैजल को दी है और फैजल कहीं पर छुप गया है, जिसके बारे में फिलहाल तो निशान को कुछ भी नहीं पता, और ज़ैनब फिलहाल तो निशान को कुछ भी बताने के मूड में नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैसे फैजल वहाँ पर पास्ट में हकीम के पास पहुँचता है, जिसने पोशन बना लिया है, और वो उस पोशन को लेकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और हाकिम को वहीं पर मार देता है, ताकि वो पोशन कभी भी हकान के हाथ ना लगे। और दूसरी तरफ अब हारून भागने की कोशिश करता है,
जिसे काफी आसानी से सुल्तान के लोग पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हारून को जैसे ही मारने की तैयारी की जाती है तो वहाँ पर वजीर टाइम पर पहुंच जाती है, यानी कि वैलिएंट, जो हकान की जान बचाकर उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है। और दूसरी तरफ फैजल की नजर वही बूढ़ी औरत पर पड़ती है जिसे जाकर वो पकड़ लेता है। और आ जाए प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में हकान के दोस्त उस सन डायल को डिस्ट्रॉय करने के लिए चले गए हैं, जहाँ पर निशान पहुंचकर उन लोगों को रोक देती है और चाबी की बात करती है, जिसके बारे में हकान के दोस्त उसे सीधा सीधा ये बताते हैं कि चाबी फिलहाल तो ज़ैनब के पास है। जिस बात को सुनकर निशान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सीधे ज़ैनब के पास पहुंच जाती है कि ज़ैनब ने अगर उसे फैजल का पता नहीं दिया तो वो ओरेकल को मार देगी। जिस बात से गुस्सा होकर ज़ैनब वहाँ पर खुद ओरेकल को गोली मार देती है। और फिर निशान को पता चल जाता है कि फैजल कहाँ पर छुपा हुआ है चाबी लेकर, जिससे वो चाबी छीनकर पास में गड़बड़ी करने के लिए मना करती है, क्योंकि फैजल यहाँ पर पास में सीधे अपनी वाइफ रुया से भी मिलने जाता है। जिसके बाद निशान उसे यही समझाती है कि इन सब का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर सनडायल को फिर से चाबी की मदद से खोल दिया जाए तो हकान का सारा किया धरा बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही निशान चाबी लेकर सनडायल की तरफ बढ़ती है सब कुछ ठीक करने के लिए, तो वो बिल्कुल रुक जाती है, क्योंकि उसे किसी ने ऐसा करने से मना कर दिया, जो कि वो खुद है। और वो सीधे उस चाबी को लेकर हकान के पास पहुंच जाती है ताकि वो पास से फिर से प्रेजेंट में आ जाए। तो अब आते हैं सीधे पास में, जहाँ पर वैलिएंट सब कुछ सच जानना चाहती है हकान से, हारून से, जो उसे सब कुछ बताते हुए ये कहता है कि वो प्रेजेंट से पास्ट में आया है ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके और वैलिएंट को ये भरोसा दिला सके कि उसे मारने वाला शख्स हारून नहीं बल्कि उसके पीछे फैजल था। जिस बात पर फिलहाल तो वैलिएंट को ज्यादा भरोसा नहीं, बट ये है कि वैलिएंट को मारने की प्लानिंग फैजल ने की थी, क्योंकि जिस लेटर को हारून ने अपने बड़े भाई को दिया था वो लेटर हासिम तक पहुंच गया था, जिसे हासिम ने टाइम पर वैलिएंट को दे दिया था। जिसके बाद वैलिएंट हारून को ये परमिशन देती है कि वो उसकी मेमोरी में बाकी सभी डिटेल्स डाले ताकि वो प्रेजेंट में अपने मन को बदल सके। और इन्हीं के चलते प्रेजेंट में निशांत रुक गई वैलिएंट के कहने पर। जिसके बाद हकान निशान को अपने साथ ले जाता है एक दीवार से पुराना लेटर देने के लिए, जो वैलिएंट ने खुद को ही लिखा था। जिसके बाद उसे पढ़कर वैलिएंट को पूरा भरोसा हो जाता है हकान पर। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है उस फॉर्मूले को लेकर, जो उसकी मेमोरी से पूरी तरीके से वाइप्ड हो गया, क्योंकि उस टाइमलाइन में फैजल ने नुस्खा बताने से पहले ही हाकिम को मार दिया, जिसका आइडिया अब प्रेजेंट में निशान को बिल्कुल भी नहीं है। यानी अब एक और सिचुएशन उन लोगों के बीच आकर खड़ी हो गई है। और इसके अलावा आ जाए फैजल पर, तो फैजल ने यहाँ पर ज़ैनब को ऑर्डर दिया है ओरेकल को पूरी तरीके से खत्म करने का, क्योंकि वो अब भी जिंदा है, जिसे मारने के लिए जैसे ही ज़ैनब जाती है तो ओरेकल अपनी सारी की सारी पावर्स ज़ैनब को दे देती है। और अब ज़ैनब ओरेकल बन चुकी है, जिसे बनते हुए फैजल ने भी अपनी आंखों से देख लिया। बट फैजल इसके पहले सीधे रुया की कब्र पर पहुंचा था, ये चेक करने के रुया अभी भी जिंदा हुई है या नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि जब रुया की डेथ हुई थी तो रुया एक इमोर्टल नहीं बल्कि एक आम इंसान थी, इसलिए वो प्रेजेंट में जिंदा नहीं हो पाई। जिसके बाद फैजल ये चाहता है कि ज़ैनब अपनी उस ओरेकल की पावर से रुया को जिंदा करे, और ज़ैनब उसे यही चीज एक्सप्लेन करती है जो मैंने अभी आपको बताई। और दूसरी तरफ आ जाए हकान पर, तो निशान ने उसे हाकिम की डेड बॉडी की लोकेशन दी, जहाँ पर वो पहुंचकर हाकिम को अपने खून से जिंदा करता है और उससे सीधे पूछताछ के लिए एक जंगल के बीच ले जाता है, जहाँ पर वो दलदलों में फंसता है, जिससे हकान अब ये उगलवाना चाहता है कि वो पोशन उसने बनाया कैसे था। लेकिन हाकिम अपना मुंह खोले उससे पहले ही वहाँ पर निशान पहुंचकर उसे बेहोश कर देती है और हाकिम को अपने साथ ले जाती है, जिस लोकेशन पर बाद में फैजल भी पहुंचता है, क्योंकि निशान अब यही चाहती है कि वो तीनों आपस में बैठकर खुद को सारी की सारी सच्चाई बता दे कि फैजल ने कौन कौन से राज दबा रखे हैं। और दूसरी तरफ हकान अपने दोस्तों को यही कहता है कि वो इस जंग को अब अपने हिसाब से खत्म करेगा और उन्हें इसमें और आगे आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आगे क्या करना है शायद उसने ऑलरेडी उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग निशान के साथ मिलकर की है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों को अलविदा कहकर ये कहता है कि वो लोग अब इस ठिकाने पर बिल्कुल भी वापस ना आए, और वो यहाँ से सीधे ज़ैनब को मिलने चला जाता है, जो उसे ओरेकल की पूरी डिटेल बताती है कि वो अब ओरेकल बन चुकी है। जिसके बाद ज़ैनब उसे यही बताती है कि ओरेकल ने उसे कहा था कि वो हकान से दूर रहे, वरना उसकी ये नजदीकी हकान की जान ले लेगी। जिसके बाद ज़ैनब उसे सीधे प्रेजेंट से फ्यूचर में ले जाती है, ये कहकर कि जो होने वाला है उससे बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता, यानी इस्तांबुल को बर्बाद होना है और वो होकर ही रहेगा। लेकिन उन दोनों का फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस फ्यूचर में उन दोनों ने शादी कर ली है और उन्हें बच्चे भी है, जिसे देखकर हकान पूरी तरीके से शांत हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद हकान को ये पता चलता है कि ये ड्रीम बस एक फेक है, ताकि हकान को सच से दूर रखा जा सके, क्योंकि सच हकान सुन नहीं पाएगा। जिसके बाद हकान की बात मानकर ज़ैनब उसे सारी की सारी डिटेल दे देती है कि उसके सारे के सारे दोस्तों को वजीर ने अपने हाथों से मार दिया, जिसे सुनकर हकान और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ से सीधे निशान की उस सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उन तीनों की मीटिंग चल रही है। जिस मीटिंग में निशान ने फैजल को ये बताया कि उसने ही रुया को मारा था उस ट्रक में बैठकर। इस बात को सुनकर फैजान काफी बौखला जाता है, क्योंकि इसके पहले जब फैजान हाकिम के सामने आता है तो हाकिम भी उसे मारने की ही कोशिश करता है, क्योंकि पास में हाकिम को टाइम से पहले फैजल ने पहुंचकर मार दिया था। और फिर हम देखते हैं कि निशान और फैजान के फाइट करने से कुछ बदला नहीं और वो लोग थक कर ऐसे ही वहीं पर लेटे हुए हैं। जिसके बाद निशान हाकिम को सारी की सारी डिटेल बताती है कि कैसे वो हारून के प्यार में पड़ी, क्योंकि हारून को खुद की जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी जान पर खेलकर उसने वैलिएंट को बचाया था। जिसके बाद हाकिम उसे ये कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन कभी भी वो उससे ये कह नहीं पाया। और फिर उसकी थोड़ी देर बाद हकान वहाँ पर पहुँचता है जादुई खंजर लेकर, जिससे वो पहले तो वहाँ पर सीधे निशान को मारता है और जैसे ही
वो हाकिम को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो फैजल उससे रुककर यही कहता है कि ये सब कुछ पहले भी हुआ था और आज भी उसके प्लान के अकॉर्डिंग हकान ने यहाँ पर निशान को मार दिया, जैसे उसने पास में हारून की मदद से वजीर यानी कि वैलियंट को मरवाया था, क्योंकि पास में फैजल ने हारून के भाई को मरवा दिया था जिसकी गवाही खुद शिरीन ने दी थी। और फिर मौके पर ट्विस्ट देते हुए हकान ये कहता है कि उसने प्रेजेंट में भी ऐसा ही किया और ओरेकल के दिमाग में उसने गलत छवि बनाई वजीर की, बल्कि उसके दोस्तों को मारने के पीछे हाथ निशान का नहीं बल्कि फैजल का ही था। और ये बात सुनकर निशान वहाँ से उठती है और सीधे फैजल को पकड़ लेती है, क्योंकि ये सब हकान और निशान ने मिलकर प्लानिंग की थी कि वो लोग फैजल से सच उगलवा सके, जो कि फैजल ने उसे बता दिया। जिसके बाद निशान हाकिम और हकान को वहाँ से बाहर निकालकर फैजल को मारने की कोशिश करती है, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब होती है, लेकिन बाद में वो फैजल को सजा देते हुए खुद को ही मरवा लेती है उसके हाथों से, जो फैजल उसका गला घोटकर उसे मारता है और बदले में मिलती है फैजल को सजा तड़प तड़प कर मरने की, जिसका कर्ज उसके हाथों के काले होने से शुरू हो गया है। अगर फैजान ने जल्दी चाबी लेकर सब कुछ ठीक नहीं किया तो वो भी मारा जाएगा, क्योंकि वजीर को मारने की सजा होती है। और हाँ, इसके अलावा हमें ये भी पता चला कि इमोर्टल्स एक दूसरे को काफी आसानी से गला दबाकर मार सकते हैं, बाकी आम इंसानों से वो बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। और दूसरी तरफ आ जाए हकान के दोस्तों पर, तो हकान के दोस्तों में सैमी बच गया है और अब हाकिम भी उनके साथ है, जो किसी भी कीमत में फैजल को मरवाना चाहता है। और दूसरी तरफ फैजल ने रेडियो पर अनाउंस करके अपने सभी लोगों को इन तीनों के पीछे लगा दिया है, ताकि जल्द से जल्द चाबी को ढूंढकर उनके हवाले कर दिया जाए। जिसके बाद हकान ये प्लानिंग करता है कि वो लोग समुद्र के बीच जाकर एक अच्छा खासा टाइम ले लेंगे, जिससे हकान पास में सारी की सारी चीजें चेंज कर दे, बट सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है, जिससे वो लोग बच नहीं सकते। जिसके बाद हाकिम ये कहता है कि वो जाकर उसी हॉर्न को बजाएगा जिस हॉर्न को सुनकर सारे के सारे इमोर्टल्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और इससे सैमी को टाइम मिल जाएगा हकान को समंदर के बीच ले जाने का। लेकिन इसी बीच सैमी और हाकिम ये नोटिस करते हैं कि जिस पास में हकान को गद्दार मान लिया गया है, तो उसे कमीज और खंजर नहीं दिया जाएगा, यानी अब उसकी जान और भी ज्यादा खतरे में है। लेकिन फिर भी वो टाइम ट्रेवलिंग कर वहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पर पहुँचने से पहले उसने वैलियंट को एक काम दिया था बूढ़ी औरत का पता लगाने का, जिसकी लोकेशन वैलियंट ने पता लगा ली है। जहाँ पर पहुँचते के साथ में ही हकान को पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ है, जिसे असली इमोर्टल का पोशन बनाना आता है, जिस पोशन को उसने हकीम को रेडी कर दिया था, यानी कि सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स, जिनकी मदद से हकीम ने उस पोशन को काफी आसानी से बना लिया था। और फिर वहाँ पर हकान एक मेडल के लोगो पर ध्यान देता है जो उसके पिता का था, जिसके बारे में उसकी माँ उसे कुछ भी नहीं बताती, बस यही कहती है कि बुरी शक्तियों की वजह से उसने हकान को छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ लोग उसकी माँ को उसके साथ बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और इसी बीच उसने अपने पिता की मदद से इस नुस्खे को सीखा था, जो पूरा कंप्लीट हकान के ब्लड से ही होता है, क्योंकि इसका ब्लड बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक उसके पिता की तरह। और आ जाए प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में हकीम को ज़ैनब अपने हाथों से मारती है, क्योंकि जैसे ही हकीम ज़ैनब को मारने वाला होता है तो ओरेकल निकलकर उसे मना कर देती है, ये कहकर कि उसका काम यहीं तक था। जिसके बाद ज़ैनब और फैजल सीधे हकान के पास पहुंचते हैं, जहां पर उसके मिशन को फेल ज़ैनब करती है हकान को अपने साथ ले जाकर। और इसी बीच सैमी भी वहां पर मारा जाता है और अब हकान पूरी तरीके से ज़ैनब के भरोसे है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पास में हकान ने उस पोशन को सभी के सभी इमोर्टल्स को पिलाने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए एक मीटिंग रखनी होगी सारे के सारे सातों इमोर्टल्स को बुलाने के लिए, जो ऐसे ही बुलाने पर नहीं आएंगे, बल्कि उन्हें किसी खास मकसद के लिए ही इकट्ठा करना होता है, जो मकसद वैलियंट को हकान देता है खुद को उसके हवाले कर। जिसके बाद वो जाम में पोशन मिलाकर सभी को पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन फैजल यानी कि हारूश वैलियंट की बात में बिल्कुल भी नहीं आता, ये कहकर के शायद ये पोशन उनकी पावर्स को वीक कर देगा। जिसके बाद वैलियंट ये कहती है कि अगर वो लोग उस पर शक करेंगे तो वो ये चाबी को भी रखने का हक नहीं रखती, जिसे निकाल कर वो सभी के सभी इमोर्टल्स को देती है और सभी उस चाबी को चूमते हैं एक एक कर, यहाँ तक कि फैजल भी। और जैसे ही फिर हकान को वहाँ से लेकर जाने की कोशिश की जाती है तो हकान कुछ सेकंड्स के लिए वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट में फैजल ने मौका देखकर हकान को खंजर मारा है, और यही चीज ज़ैनब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जिसके बाद हकान एक ऐसे टाइम में पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात हारून से होती है, जो हकान से यही कहता है कि उसने जो शुरू किया है वो उसे खत्म करने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया है, और ऐसे में उसे हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी चाहिए। और इसके अलावा हारून हकान को ये भी कहता है कि वो जाकर वैलियंट को उसका प्यार दे, कि हारून उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और कभी भी वो उसे मारेगा नहीं। जिसके बाद हकान फिर से हारून की बॉडी में पहुंचता है और मौका देखकर एक इमोर्टल को अपने हाथ से मारता है, क्योंकि अब वो इमोर्टल बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि जिस चाबी को उन लोगों ने चुमा था वैलियंट ने उस पर उस पोशन को छिड़का था, न कि उन जूस में। और फिर हकान वैलियंट की मदद से उस कमरे में आग लगाता है और उस कमरे को बाहर से बंद कर देता है, और सारे के सारे इमोर्टल्स अंदर ही जलकर मारे जाते हैं। इससे हकान का मिशन कंप्लीट होता है और वो चैन की सांस लेकर अब प्रेजेंट में आने के लिए रेडी है, जहाँ पर जाने से पहले वो वैलियंट को यही कहता है कि वो भी अब इस पोशन को पीकर और उनके साथ अपनी नॉर्मल लाइफ को बिताए, जिसके लिए वैलियंट बिल्कुल रेडी है। और फिर हकान वहाँ पर वैलियंट से ये भी कहता है कि हारून से बहुत ज्यादा प्यार करता है और बाकी बातें हारून जब उससे मिलेगा वो उसी से पूछ ले। इतना कहकर वो अपने भाई से भी अलविदा लेता है और सीधे आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर शुरुआत फिर से पहले सीजन की तरह की जाती है, यानी कि हकान का घर, जहाँ पर हकान को लग रहा है सब कुछ ठीक हो गया है, यानी कि उसके बाबा भी जिंदा है और चीजें बिल्कुल पहले जैसी है। लेकिन जैसे ही वो मोबाइल को उठाने के बाद नीचे मैगजीन के कवर को देखता है तो अब भी इस टाइमलाइन में फैजल जिंदा है, जिसका उसे कोई भी आइडिया नहीं, और वो यहाँ से सीधे उठकर बाकी लोगों को ढूंढने जाता है, जहाँ पर उसकी पहली मुलाकात
मुलाकात सीधे ज़ैनब से होती है, जो पहले तो उसे पहचानने से इनकार कर देती है, लेकिन जैसे ही उससे वो टैटू की बात करता है, जो टैटू मुहाफिज के प्रोटेक्टर अपने पर बनाते हैं, तो वो हकान को वहाँ पर पहचान लेती है और उसे अपने साथ ले जाकर यही कहती है कि चीजें पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही, क्योंकि इमोर्टल फैजल ही है इकलौता जिसने सारी चीजों को काफी ज्यादा बैलेंस कर रखा है। जैसे कि प्रोटेक्टर के जितने भी सारे लोग थे, उन सभी को फैजल ने अपने हाथों से मार दिया, वो भी एक ही रात में। और इसके अलावा उस कमीज और खंजर को भी फैजल ने एक सीक्रेट लोकेशन पर छुपा दिया है, जिसके बारे में किसी भी नहीं पता। इसलिए फैजल ने डील कर ली है उन सारे के सारे मुहाफिजों के लोगों से कि वो लोग उसे चैन से जीने दे और वो उन लोगों को जीने देगा, क्योंकि अब भी ज़ैनब पर नजर फैजल के एक आदमी ने रखी हुई है। इसलिए ज़ैनब हकान की किसी भी बातों का सही से जवाब नहीं दे रही। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैजल ने इस दिन का काफी बेसब्री से वेट किया है, क्योंकि वो बचपन से हकान पर नजर रख रहा था। जिसके बाद फैजल अपने कुछ लोगों को बेचकर हकान को बुलवाने की कोशिश करता है, जिस बात के लिए हकान बिल्कुल भी नहीं मानता। और फिर वहाँ पर एक छोटा सा फाइटिंग सीक्वेंस होता है, जहाँ पर हकान की मदद के लिए ज़ैनब भी पहुँच जाती है और हकान काफी सही सलामत वहाँ से निकल जाता है, उस शख्स से ये पूछकर कि फैजल सारी की सारी सीक्रेट चीजों को कहाँ छुपा कर रखता है। जिसके बाद ज़ैनब उसका पता वेबसाइट पर फैजल के आर्टिकल्स पढ़कर निकाल लेती है कि उसने किसी म्यूजियम को खरीदा है, जहाँ पर काफी सारी एंटीक चीजें रखी गई है। और ये म्यूजियम उसी लोकेशन पर है जहाँ पर सारे के सारे इमोर्टल्स इकट्ठा होकर मीटिंग करते थे। और फैजल के उस आदमी की बात करें तो ये कैरेक्टर वही है जिसे सीजन 1 में फैजल ने एक ब्रीफकेस देकर जान से मरवा दिया था, जिसमें बॉम्ब रखा था। और अब भी फैजल उसे ब्रीफकेस देता है, जिसे वो ऑफिस में खोलने की परमिशन नहीं देता। और वो शख्स उस ब्रीफकेस को कार में लेकर बैठता है, जहाँ पर वो उसे बिल्कुल भी नहीं खोलता। यानी कि ये शख्स अब साफ साफ समझ गया है कि उसे मारने की प्लानिंग फैजल ने कर ली है, इसलिए शायद वो कैरेक्टर इस बार बच गया। और दूसरी तरफ हकान सीधे पहुंच गया उस म्यूजियम में, जहाँ पर उसे एक दीवार पर बना हुआ एक डिजाइन मिलता है, जो डिजाइन सन डायल की ही तरह था, जिसे मैच करने के बाद वो सीक्रेट डोर खुल जाता है, जिस डोर के अंदर खंजर भी रखे हुए हैं और वो कमीज भी। जहाँ पर पहुंचने से पहले ही हकान का पैर एक लेजर की तरफ पड़ता है, जिससे एक ट्रैप एक्टिवेट होता है और वो कमीज और खंजर वहीं पर जल जाते हैं, जो पहले बिल्कुल भी नहीं जलते थे। यानी फैजल ने सारी की सारी चीजों को उसी टाइम पीरियड यानी के पास में चेंज कर दिया है, जिससे कि वो कमीज और खंजर किसी भी काम के नहीं रहे। और वहाँ पर हकान को फैजल का एक लोगो दिखता है, क्योंकि हर एक मॉडल की अलग अलग निशानी होती है, जिसमें से फैजल का निशान उसी मेडल के निशान से मैच हो रहा था जो हारून के पिता का था। यानी कि हारून का पिता और कोई नहीं बल्कि फैजल है, जो टाइम के रहते बूढ़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि हारून की माँ हो गई। और अब फैजल हकान को मैसेज कर मिलने के लिए बुलाता है एक बंदरगाह पर, ताकि वो लोग आपस में मिलकर सब कुछ सेटल कर सके। जिसके बाद हकान ज़ैनब को गुड बाय कहकर फैजल से मिलने चला जाता है, जहाँ पर फैजल हकान का वेट कर रहा था, ताकि हकान वहाँ पर आकर फैजल को अपने हाथों से मारे, वो भी गला दबाकर। क्योंकि इतनी लंबी जिंदगी फैजल के लिए भी एक सजा है, क्योंकि उस रात जब सभी के सभी इमोर्टल्स उन चाबियों को चूम रहे थे, तो फैजल ने जैसे ही उस चाबी को अपने नजदीक लाया था, तो उसे सूंघ कर उसने पहचान लिया था कि उसमें पोषण लगा हुआ है। इसी के चलते उसने उस की को नहीं चूमा था, जिसके कारण से वो उस कमरे में बच गया। और यहाँ पर हकान पहले तो फैजल को मारने से मना कर देता है, जिसके बाद फैजल उसे उसके दोस्तों की याद दिलाता है, जिससे हकान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फैजल का गला दबाना शुरू कर देता है, जिससे कि कर्स जनरेट होता है, जो कि फैजल की मौत लेकर नहीं बल्कि उसके अंदर की डार्कनेस को भड़काएगा, जिससे हकान इमोर्टल बन जाएगा और अंधेरे की तरफ हो जाएगा। बट हकान को ये सब नहीं चाहिए। जिसके बाद उसे उसके बाबा की और काफी पुरानी बातें याद आती है कि ताकत उसके अंदर ही है, यानी कि कमीज और खंजर सिर्फ और सिर्फ हकान की पावर जगाने में उसकी मदद करते थे, बल्कि असली पावर उसके अंदर ही थी, क्योंकि इमोर्टल और मोर्टल के मिलने से ही हारून का जन्म हुआ था। यानी कि एक ऐसी पीढ़ी जिनका खून बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। और हारून की माँ ने हारून को खुद से दूर इसीलिए रखा था ताकि उस पर अंधेरे की नजर कभी ना पड़े और वो अच्छाई के रास्ते चले और अपनी पावर को अच्छे के लिए यूज करे, जिसके चलते कमीज और डैगर हकान पर काम करते थे, और यहाँ तक कि हकान के बड़े भाई पर भी, जो बाद में बुरे की साइड हो गया था। जिसके बाद हकान ज़ैनब के पिता का खंजर लेकर फैजल को उसी से मार देता है, जिससे फैजल की काफी आसानी से मौत हो जाती है। और मौका देखकर फैजल खुद के सीने में भी उस डैगर को घुसा लेता है, जिससे कि फैजल भी वहाँ पर मर जाता है। बट सब कुछ ठीक हो गया है इसके लिए हकान फिर से जिंदा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से काली शक्तियाँ निकल गई है और सब कुछ पहले जैसा हो गया है। जहाँ पर हम देखते हैं हकान को कि वो अपनी जिंदगी फिर से नॉर्मल जी रहा है, अपने अंकल की उसी शॉप को संभाल कर। जहाँ पर जाने से पहले वो एक भविष्य देखने वाली औरत से भी मिलता है, जिसे वो यही कहता है कि अब उससे भविष्य देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि उसकी किस्मत काफी अच्छी लिखी गई है। उसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पर ज़ैनब पहुँचती है हकान से मिलने के लिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और यहीं पर दी प्रोटेक्टर का फाइनल सीजन खत्म हो जाता है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि सच में दी प्रोटेक्टर के सीजन 1 को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 3 सीजन सच में बहुत ज्यादा बेकार है और टाइम वेस्ट जो मैंने किए हैं इन सभी के सभी सीजन्स को देखकर। तो आई होप अब इस वीडियो से आपके सारे के सारे सीजन्स कंप्लीट हो गए होंगे, जिससे आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना होगा। क्योंकि अगर इसी शो में मिस्टेक्स की बात करें तो सबसे बड़ी मिस्टेक है फैजल की मौत, जिसे हकान ने काफी आसानी से कर दिया और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं बैठी। जबकि अगर देखा जाए तो फैजल शहर का सबसे नामचीन रईस आदमी था, बट फिर भी यहाँ पर राइटर ने पता नहीं कौन से सस्ते नशे कर रखे थे, जिसने ऐसे काफी सारे लूप इस शो में भर भर कर डाले हुए हैं। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसमें आज मैंने एक्सप्लेन की दी प्रोटेक्टर के
फाइनल सीजन 4 को, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट को बनाने के लिए सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और हाँ, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं सीधे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।